बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, फिजिक्स ऑफ सॉलिड में लेक्चर नंबर 9 है और आज के लेक्चर में हम मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये सेकंड ईयर की फिजिक्स है। फेडरल और केपीके का कोर्स हम फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 16 है। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि चैप्टर नंबर 16 फिजिक्स ऑफ सॉलिड के 3 पार्ट्स हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। तो हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट पढ़ ली हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। स्टूडेंट्स, आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने मैग्नेट ना देखा हो और उसने मैग्नेट के साथ ना खेला हो। तकरीबन मैग्नेट हर बच्चे का ही पसंदीदा खिलौना रहा होता है बचपन में, और ख़ासतौर पे मैग्नेट से बने हुए कुछ ऐसे टॉयज़ होते हैं जिनके साथ घंटों खेला जा सकता है। और मेरी तरह आप भी बहुत हैरान होते होंगे कि आखिर एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को किस तरह अट्रैक्ट या रिपेल कर लेता है। मैग्नेट के अंदर ये जादुई ताकत कैसे आ जाती है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जिस तरह के मैग्नेट एक दूसरे मैग्नेट को कैसे अटैक करता है, मैग्नेट लोहे और निकल की बनी हुई चीज़ों को क्यों अटैक कर लेते हैं, और मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन क्यों होती है, और नेचुरल मैग्नेट कैसे होता है। मैग्नेट्स के बारे में जनरल बातें तो सबको ही पता है कि मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और मैग्नेट हमेशा डाईपोल में एग्जिस्ट करता है, यूनिपोल मैग्नेट का एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि चार्ज का यूनिपोल एग्जिस्ट करता है। मैग्नेट का यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं करता, मैग्नेट हमेशा डाईपोल होता है। दूसरी बात ये कि मैग्नेट से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपने काफ़ी डिटेल से पढ़ा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रेवल करती हैं, इमेजिनरी लाइंस है, और ये कि मैग्नेट के साइड पे ऊपर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है जबकि सेंटर में कम होती है, और बहुत सारी चीज़ें जो आप पढ़ते आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की स्कीम कुछ जिस तरह से होगी, व्हाट इज़ मैग्नेटिज्म, ये हम थोड़ा सा तारफ़ हमने कर लिया है, मज़ीद इसके ऊपर बात हम नहीं करेंगे। मॉडर्न व्यू अबाउट मैग्नेटिज्म, तो मॉलिक्यूलर थ्योरी की बुनियाद पर हम मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आखिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कैसे गेन कर लेता है। तो फिर उसके बाद हम मैग्नेटिक मटीरियल्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। 3 तरह के मटेरियल हम डिफाइन करेंगे। 3 तरह के मटेरियल होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। तो इस टॉपिक में हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। डोमेन्स के बारे में हम दोबारा बात करेंगे, डोमेन्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, और ख़ासतौर पर सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के डोमेन कैसे होते हैं, और डायामैग्नेटिक मटेरियल के डोमेन किस तरह के होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, और डोमेन्स ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल को हम डिफाइन भी करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर किसी मैग्नेट को हीट अप किया जाए तो उसके क्या असरात होते हैं, उसकी मैग्नेटिज्म के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो और क्यूरी टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। एक टर्म है क्यूरी टेम्परेचर, तो ये क्यूरी टेम्परेचर कितना है और इससे क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, हम मैग्नेट किसे कहेंगे, क्या चीज़ होगी जिसे हम मैग्नेट का नाम देंगे। वो कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो जिसके अराउंड कोई भी है कि किसी भी शेप का, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड हो, तो हम उसको मैग्नेट कहेंगे। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर में ये डिटेल से पढ़ा है कि अगर एक कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा हो तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसको सर्कुलर पाथ से हमने ड्रा किया था, और हमने एम्पेयर्स लॉ की मदद से इसको काफ़ी एक्सप्लेन भी किया था। तो यहाँ आपको ये पता चल जाना चाहिए कि जब भी चार्ज पार्टिकल, एक बेसिक फिनोमेना आपने ये ज़हन में रख लेना है कि जब भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, यानी करंट है। करंट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल। एक तो ये इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है। स्टूडेंट्स, सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड और किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड तो हमें समझ आ जाता है। हमने फिनोमेना पढ़ा हुआ है कि चार्ज पार्टिकल है, मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो लाज़ा मैग्नेट्स हैं। लेकिन परमानेंट मैग्नेट के अंदर तो करंट नहीं फ्लो होता, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हो जाता है, और परमानेंट मैग्नेट्स जो होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो किस तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ गेन कर लेते हैं, तो इसकी क्या वजह है। तो आज इसको हम देखेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। देखें, इलेक्ट्रॉन्स क्या है। इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के बाहर, और ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं। 2 तरह की मोशन होती है इलेक्ट्रॉन की। एक तो इलेक्ट्रॉन ये सर्कुलर पाथ के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है, इसको कहते हैं रिवोल्यूशन। ये जो इस तरह की जो मूवमेंट है,
ऐसे सर्कुलर पाथ के ऊपर, इसको रेवोल्यूशन कहते हैं। और फिर इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करते हैं, ठीक है। दूसरी मोशन जो है इलेक्ट्रॉन की वो है स्पिन। अब इन दोनों मोशंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, जिस तरह हमने पहले बयान किया है, तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। न्यूक्लियस चूंकि स्टिल है और ये मूव नहीं कर रहा, ये स्पिन नहीं कर रहा, ना ही सर्कुलर पाथ के ऊपर मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो इस वजह से न्यूक्लियस की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। एटम के ऊपर जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स की रिवोल्यूशन और स्पिन मोशन की वजह से है। अब यहाँ पे एक और बात है कि हर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो सर्कुलर पाथ के ऊपर रिवॉल्व कर रहे हैं, इसके अंदर भी ऑर्बिट्स हैं और इसके बाहर भी मजीद ऑर्बिट्स हैं। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये बड़ी ज़रूरी बात है समझना। टोटल मैग्नेटिक फील्ड बाज़ कैंसिल हो जाता है, और अक्सर जो रिवोल्यूशन जो है इलेक्ट्रॉन की, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड अक्सर ज़ीरो ही हो जाता है। लेकिन फिर भी रिवोल्यूशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की रिवोल्यूशन की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बच जाता है जो एटम के ऊपर टोटल अपीयर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का इंडिविजुअली तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है बाज़ का टोटल पूरे एटम का मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है, और कुछ केसेस में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बच जाता है। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में रिवॉल्व कर पेयर में होते हैं, एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और ऑर्बिटल के अंदर आपने पढ़ा होगा ये ऑर्बिटल्स हैं, तो ऑर्बिटल के अंदर पेयर की फॉर्म में उसमें रहते हैं, पेयर्स में। तो पेयर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन अपोजिट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का जब स्पिन अपोजिट हो जाए तो उनका मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट हो जाएगा। तो इस वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट होगा, तो दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो अक्सर जो स्पिन मोशन की वजह से भी इलेक्ट्रॉन्स का जो फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाता है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड हैं, वैसे हम लिखते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इस तरह लिखते हैं, ऐसे शेल के अंदर, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम लिखते हैं, और जो सिंगल होता है उसको इस तरह या फिर ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है और एक स्पिन है इनका। तो वो इलेक्ट्रॉन जो सिंगल होते हैं और पेयर में नहीं होते, तो उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो पूरे एटम के ऊपर अपीयर हो जाता है। तो नतीजतन पूरे एटम का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। इसी तरह जब एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं, तो मॉलिक्यूल का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उसका अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, मॉलिक्यूल का भी नॉर्थ और साउथ पोल होगा। तो बहुत सारे जब एटम आपस में मिलते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, तो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उनका आपस में अगर सेम हो, उस मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम हो, तो उसको हम मैग्नेटिक डोमेन कहते हैं, और उसको हम एरो से डिनोट करते हैं, एरो से लिखते हैं, और ये एरो जो है उसके नॉर्थ पोल को शो कर रहा होता है। तो क्लस्टर ऑफ एटम्स या क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो जिनका आपस में मैग्नेटिक फील्ड जो है सेम हो, अलाइन हो आपस में, तो उनका जो है कलेक्टिवली उनको हम मैग्नेटिक डोमेन कहते हैं। इस तरह हमारे पास तीन तरह के मटेरियल बन जाते हैं। नंबर वन पे वो मटेरियल के जिसके अंदर मैग्नेटिक डोमेन्स होते ही नहीं, यानी उनके या तो एटम्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, या फिर अगर एटम्स के ऊपर या मॉलिक्यूल्स के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड हो भी, उसका मैग्नेटिक फील्ड हो भी, तो ग्रुप ऑफ एटम जो हैं आपस में इस तरह मिलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड उनका कैंसिल हो जाता है और मैग्नेटिक डोमेन्स नहीं बनते। एक तो वो हैं जिनमें मैग्नेटिक डोमेन्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। दूसरे वो मटेरियल हैं जिनमें मैग्नेटिक डोमेन है लेकिन वो बिल्कुल रैंडमली अलाइन होते हैं। और तीसरे वो मटेरियल हैं जिनमें कुछ मैग्नेटिक डोमेन्स आपस में इस तरह से मिल जाते हैं कि वो अलाइन होते हैं, लेकिन ग्रुप ऑफ डोमेन्स जो हैं नेक्स्ट जो है वो मिस अलाइन होते हैं, तो ग्रुप्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं डोमेन्स। तो और फिर तीसरा वो मटेरियल कि जिसमें सारे के सारे मैग्नेटिक डोमेन्स जो हैं वो आपस में अलाइन होते हैं। तो ये वाला जो मटेरियल है ये मैग्नेट कहलाता है, जिसमें सारे के सारे मैग्नेटिक डोमेन्स जो हैं अलाइन होते हैं। और इस तरह का अगर कोई भी मटेरियल होगा तो वो परमानेंट मैग्नेट होगा।
परमानेंट मैग्नेट नेचुरली अकरिंग भी होते हैं, तो क्या होगा, उनमें सारे के सारे मैग्नेटिक डोमेन्स हैं आपस में 100% अलाइन होंगे। ये जो सैंपल है ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ये भी मैग्नेटिक मटेरियल, और ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, जबकि ये एग्जैक्टली मैग्नेट है। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल है उनको हम मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको मैग्नेटाइज कर सकते हैं। अगर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दें तो इनके जो डोमेन्स जो मिस अलाइन हैं, एक दूसरे के साथ इनकी अलाइनमेंट नहीं है, तो आपस में अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, अरेंज होना शुरू हो जाते हैं, और जब 100% अलाइन हो जाते हैं तो वो मैग्नेट बन जाता है। तो मैग्नेटिक मटेरियल, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल हो, अगर उसके ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें और उसके डोमेन्स 100% अलाइन हो जाएं, तो इस पॉइंट को, जिस पे उसकी अलाइनमेंट 100% हो जाए, इस पॉइंट को हम सैचुरेशन कहते हैं। इस वाले से दो तरह के मटेरियल हैं, एक वो जो फौरी अलाइन हो जाते हैं और फिर फौरी तौर पे मिस अलाइन भी हो जाते हैं, और एक वो जो बड़ी देर के बाद अलाइन होते हैं और फिर बड़ी देर तक अलाइन ही रहते हैं। तो इस तरह के मटेरियल परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं कि जो जिनके डोमेन्स जो हैं वो देर से अलाइन होते हैं, तो वो मिस अलाइन होते हुए भी टाइम लेते हैं। तो ये मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। हाँ, डीमैग्नेटाइजेशन क्या होती है? आपने एक ऐसा मटेरियल लिया और उसको मैग्नेटिक फील्ड, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो वो मैग्नेटाइज हो गया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके डोमेन्स अलाइन हो गए, तो ये मैग्नेटाइजेशन कहलाती है। अब डीमैग्नेटाइजेशन, अगर ये परमानेंट मैग्नेट बन गए तो डीमैग्नेटाइज खुद ब खुद नहीं हो जाएगा, तो इसको हम हीटअप करते हैं। जब हीटअप करते हैं तो इसके डोमेन जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं और वापस रैंडम पोजीशन में, रैंडम हालत में आ जाते हैं और एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल करना शुरू कर देते हैं। तो ये होती है इस तरह से डीमैग्नेटाइजेशन। तो इस तरह से आपने सीख लिया, नंबर 1 तो एटम के ऊपर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, एटम कैसे मैग्नेटाइज होते हैं, और उसके बाद आपने ये देखा कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, मैग्नेट्स क्या होते हैं, और मैग्नेटाइजेशन क्या होती है, डीमैग्नेटाइजेशन कैसे होती है, और सैचुरेशन को भी हमने डिफाइन कर लिया कि सैचुरेशन क्या होती है। जब मैग्नेटिक डोमेन्स 100% अलाइन हो जाए तो इस पॉइंट को हम सैचुरेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो डिस्कशन हम कर चुके हैं उसकी थोड़ी सी राइटिंग में देख लें कि किस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, ये वही बातें हैं जो हमने डिस्कस की हैं। अब यहाँ देखते हैं कि वर्डिंग में कैसे लिखेंगे। इफ़ वी ब्रेक अ मैग्नेट इनटू 2 पार्ट्स, ईच पार्ट बिकम अ कंप्लीट मैग्नेट। ये पता है जी कि मैग्नेट चूँकि हमेशा बाईपोलर होता है, तो इसलिए हर टूटने वाला पार्ट जो है वो भी कंप्लीट बाईपोलर मैग्नेट ही होगा। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ द मैग्नेट एक्ट एज अ टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट। एक बड़े मैग्नेट के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं आप समझ सकते हैं, उनको ये सपोज करते हैं कि वो छोटे 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 मैग्नेट्स हैं और सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह आपको ये तस्वीर में नज़र आ रहा है, तो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इंडिविजुअल मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं और सारे मैग्नेट्स मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और कुल जो है उनका एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाता है मिला के। और तीसरी बात बल्कि देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मे बी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रोटेशन इन देयर ऑर्बिट्स विच कंस्टिट्यूट द माइन्यूट इलेक्ट्रिक करंट एंड thus प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, तो उसके स्पिन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके अराउंड, और उसी का मैग्नेटिक फील्ड टोटल जो है एटम के ऊपर आता है और मॉलिक्यूल के ऊपर अपीयर हो जाता है। तो इस तरह से है। व्हेन मटेरियल इज unmagnetized, molecular magnets lie in haphazard manner and their magnetic properties neutralize each other। ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि ये मैग्नेटाइज्ड फॉर्म है और ये डीमैग्नेटाइज्ड फॉर्म है। डीमैग्नेटाइज्ड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका अपना मैग्नेटिक फील्ड लॉस नहीं होता, वो अपना मैग्नेटिक फील्ड उनका बाकी रहता है, बट वो एक दूसरे के साथ मिस अलाइन हो जाते हैं और मिस अलाइनमेंट की वजह से एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर रहे होते हैं और टोटल आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलता है। मैग्नेटाइजेशन की बात नेक्स्ट में लिखी हुई है। व्हेन मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड द मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर सो दैट देयर प्रॉपर्टीज ऑगमेंटेड एंड बिकम एपरेंट। तो उनकी मॉलिक्यूल्स चूँकि बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन जब वो अलाइन हो जाते हैं तो वो आपस में उनका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करके ऐड होकर इतना हो जाता है कि वो उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है।
फिर हमने डीमैग्नेटाइजेशन के बारे में पढ़ा था, तो ये भी यहाँ लिखा हुआ है, हीटिंग और हैमरिंग अ मैग्नेट एक्सेलरेट लॉस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो क्यों होता है ये आपको बता चुके हैं हम। हैमरिंग से भी मॉलिक्यूल जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं और हीटिंग से भी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, तो वो एक दूसरे से मिसअलाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से डीमैग्नेटाइजेशन होती है। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन भी हमने डिस्कस किया था। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन इज अ पॉइंट वेयर फर्दर मैग्नेटाइजिंग मैग्नेट कैन नॉट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट एंड ऑल द मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स आर फुली लाइंड। मैग्नेट्स कितनी किस्म के हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, नंबर 1 नेचुरल मैग्नेट नोन एज लोडस्टोन विच इज़ द टाइप ऑफ आयरन और विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो ज़मीन से निकलता है। हमने देखा ब्लैक कलर का जो स्पीकर्स के साथ अक्सर लगा होता है स्पीकर्स के अंदर, तो ये लोडस्टोन है, नेचुरल मैग्नेट है। आर्टिफिशियल मैग्नेट, या ये भी परमानेंट मैग्नेट ही होता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट मटेरियल इन विच द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर प्रोड्यूस आर्टिफिशियली सच एज आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील एट्सेट्रा। तो इनको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनके अंदर डेवलप की जाती हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके। टेम्परेरी मैग्नेट क्या होता है? द दैट लूजेस देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इजीली एंड क्विकली। सॉफ्ट आयरन जिस तरह है, मैग्नेटिक अगर फील्ड में रख दी जाए तो मैग्नेट बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड से हटा दें तो वो नॉन मैग्नेट बन जाएगी, फ़ौरन उसके जो डोमेन्स हैं फ़ौरन अलाइन होते हैं, फ़ौरन मिसअलाइन हो जाते हैं, तो ये टेम्परेरी मैग्नेट होता है। परमानेंट मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट ये एक ही बात है, 2 दफ़े लिखी हुई है, बरा देख लें। विच रिटेन्स देयर प्रॉपर्टीज मोर लॉन्गर एंड डिफिकल्ट टू बी मैग्नेटाइज्ड। स्टील जिस तरह है, इस तरह के मटेरियल्स हैं कि जिनको मैग्नेटाइज करना मुश्किल होता है, लेकिन वंस आपने मैग्नेटाइज कर लिया तो बड़े लंबे अरसे तक ये मैग्नेटाइज्ड रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के मैग्नेट भी परमानेंट मैग्नेट कहलाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? अगर आप किसी भी कोर के ऊपर वायर लपेट दें, तार को उसके चक्कर बना दें, यानी एक कंडक्टर टाइप या सोलिनॉइड, तो वो भी मैग्नेट बन जाता है। सोलिनॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट एंड अ कॉइल ऑफ वायर कैरिंग ए करंट एक्ट एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब तक करंट जा रहा है तब तक वो मैग्नेट होता है, करंट बंद तो मैग्नेट खत्म। स्टूडेंट्स इसके बाद देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? वो मटेरियल के जिनके ऊपर अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो मैग्नेटाइज हो जाए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर मटेरियल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये 3 क्लासेस, ये कैटेगरीज क्या हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। एक ही बात, दोनों लफ्ज़ यूज़ होते हैं किसके लिए? तो यहाँ पे मैग्नेटिक डोमेन्स दिखाए गए हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना किया गया हो, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इसका रिस्पॉन्स कैसा होगा। सबसे पहले देखेंगे, जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो इसके जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं वो मिस अलाइंड होते हैं, लेकिन किसी कदर उनके अंदर अलाइनमेंट पाई जाती है। लेकिन जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो फ़ौरन ये अलाइन हो जाते हैं और मैग्नेट बन जाता है। इस तरह के मटेरियल अगर आप मैग्नेट के करीब लेकर आएंगे तो फ़ौरन अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये फ़ौरन ही मैग्नेटाइज हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक अगर फील्ड रिमूव कर दें तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में आते ही ये मैग्नेट बन जाते हैं। हमारे पास इनकी एग्जांपल्स हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम ऑक्साइड और अल्निको। ये एक और है जिसमें एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट तीनों मिले हुए हैं। तो ये जो एलॉय है ये भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और ये सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं कि जिनमें मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में मैग्नेटिक डोमेन जो हैं ज़्यादा रैंडमली अलाइंड होते हैं। जब और मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं तो ये आपस में अलाइन हो जाते हैं, लेकिन इनके अंदर फिर भी मिस अलाइनमेंट पाई जाती है, जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है। तो ये मुश्किल से मैग्नेटाइज होते हैं। तो इस तरह के जो मटेरियल हैं इसमें एल्यूमिनियम, प्लैटिनम और मैंगनीज शामिल हैं। उसके बाद हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल के जिनके एटम्स का मैग्नेटिक फील्ड या तो होता ही नहीं, या फिर मॉलिक्यूल के अंदर एटम आपस में इस तरह अरेंज होते हैं कि पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है। तो इस वजह से इनका मैग्नेटिक डोमेन इनके एग्जिस्ट ही नहीं करते।
ये वाले मटेरियल जो है कभी भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। इनमें कॉपर, बिस्मथ और एंटीमनी शामिल हैं। ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। इसके बाद मैग्नेटिक डोमेन्स के बारे में थोड़ा मज़ीद बात कर लेते हैं। फेरो मैग्नेटिक मटीरियल के अंदर डोमेन को इस तरह से डिफ़ाइन किया गया है कि जो स्मॉल पोर्शन फेरो मैग्नेटिक मटीरियल के अंदर आपस में अलाइन अप हुए हुए हैं, इनको डोमेन कहते हैं। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक ये पूरा वाला पार्ट, ये सारा डोमेन कहलाएगा। ये पूरा पार्ट डोमेन होगा, ये सारा डोमेन होगा। तो स्मॉल मैग्नेटाइज्ड पोर्शन जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, वो डोमेन कहलाता है। इस डेफिनेशन से इस तरह से हम कह सकते हैं। तो इस तरह से लिख सकते हैं डेफिनेशन, स्मॉल मैग्नेटाइज्ड रीजन इन ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड डोमेन। इन डोमेन्स का जो साइज होता है ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर्स होगा। इनकी डायमेंशंस मिलीमीटर तक हो सकती हैं, इससे कम भी होंगी, मिलीमीटर तक हो सकती हैं। लेकिन ये इनकी इतनी डायमेंशन होती है कि इसमें 10 टू पावर 12 से लेकर 10 टू पावर 16 एटम्स हो सकते हैं, समा सकते हैं एटम्स। इनमें हर डोमेन एक मुकम्मल मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। जिस तरह ये डोमेन है तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, अपना इसके मैग्नेटिक पोल होंगे, इसका अपना, इसका अपना। तो इस तरह है कि जिस तरह छोटे छोटे मैग्नेट यहाँ पे रखे हुए हैं, अब ये सारे आपस में मिस अलाइन है तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा। लेकिन अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप रखेंगे तो ये फ़ौरन अलाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड अपीयर हो जाता है। और ख़ासतौर पे वो मटेरियल के जिनके जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं फौरी तौर पे अलाइन हो जाएं, इस तरह के मैग्नेटिक मटेरियल को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और अगर ये अलाइनमेंट ज़्यादा रेंडम हो तो वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो हैं वो, उनको मैग्नेटाइज करना मुश्किल होता है, वो देर से मैग्नेटाइज होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लंबे अरसे के लिए, लंबे ज़्यादा टाइम के लिए रखना पड़ता है। डोमेन्स ऑफ द सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनको डोमेन्स फौरी तौर पे अलाइन हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आते ही वो अलाइन हो जाते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड रिमूव होते ही मिस अलाइन हो जाते हैं, दोबारा डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, फ़ौरन मैग्नेटाइज हो जाते हैं और फ़ौरन डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटीरियल है, सॉफ्ट आयरन है इसमें, सॉफ्ट आयरन। तो मैग्नेटिक डोमेन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको दोबारा से डिस्कस किया। तो मैग्नेटिक डोमेन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के क्या होते हैं, फौरी अलाइन और फौरी मिस अलाइन हो जाते हैं। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के जो डोमेन्स हैं वो काफ़ी मुश्किल से अलाइन होते हैं, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तब अलाइन होंगे, अदरवाइज नहीं होते। लेकिन वंस उसके मैग्नेटिक डोमेन्स अलाइन हो जाएं तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। इसमें आप स्टील को कह सकते हैं, स्टील हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिज्म, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, वैसे जनरली आप अगर किसी भी मटेरियल का, मैग्नेटिक मटेरियल के टेम्परेचर हाई करते जाते हैं तो उसके मैग्नेटिक डोमेन जो हैं वो रैंडम मोशन में आते जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, और उसकी वजह से उनकी जो ओरिएंटेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है और मैग्नेटिज्म उनकी खो ही जाती है तकरीबन। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको भी देख लें आप, द इंट्रिंसिक कोरेक्टिविटी ऑफ द फेरेट मैग्नेटिक and the ferrite magnet increases by 0.4% per degree rise in temperature, while their magnetic strength decreases by 0.2% of each of degree Celsius increase। तो आपने सिर्फ यही याद रखना है क्या कि 0.2% डिक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से 0.2% डिक्रीज आता है। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो 0.2% स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिक्रीज आएगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के अंदर डिक्रीज आएगा। तो बाकी आपको ज़रूरत नहीं याद करने की, सिर्फ ये इतना ही काफ़ी है कि टेम्परेचर के बढ़ने से मैग्नेटाइजेशन कम होती जाती है। और क्यूरी टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बन जाता है। यहाँ जो डेफिनेशन लिखी हुई, क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी पॉइंट इज़ द टेम्परेचर अबव विच सर्टन मटीरियल लूज देयर परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के हमने देखा था कि जो डोमेन्स हैं वो काफ़ी हद तक अलाइन होते हैं।
मिसअलाइनमेंट होती है, जिसकी वजह से उनके अपना मैग्नेटिक फील्ड, अपना ज़ाती खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, लेकिन वो काफ़ी हद तक अलाइन होते हैं। जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आते हैं तो वो फ़ौरन अलाइन हो जाते हैं और मैग्नेटिक बन जाते हैं। लेकिन अगर आप इनको हीटअप करें तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि इनके मैग्नेटिक डोमेन जो है उस टेम्परेचर पे, ख़ास टेम्परेचर के ऊपर फौरी तौर पर ये चेंज हो जाते हैं, रैंडम डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये फेरोज से पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाते हैं। और इस पॉइंट को कहते हैं क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर। और आयरन के लिए यह है 750 डिग्री सेंटीग्रेड। 750 डिग्री सेंटीग्रेड पे आयरन भी फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक यानी स्टील की तरह बिहेव करने लग जाता है। यानी आसान लफ्ज़ों में, नॉर्मली आप एक मैग्नेट के साथ अगर आयरन रखें तो आयरन अट्रैक्ट हो जाता है, आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन अब इस आयरन को आप हीटअप करें 750 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप पहुंच जाएंगे तो फिर ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा, तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके अंदर आ गई। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हिस्टैरिसीस लूप के बारे में पढ़ेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।